चलो अब अपन शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में दो दलों की भूमिका आ जाती है। एक दल ऐसा है जिसको शांतिपूर्ण प्रतिरोध पसंद है, इसको कहते हैं उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा। वहीं एक ऐसा दल है जो कि शांतिवादी विचारधारा के ठीक विपरीत काम करता है, उग्रवादी विचारधारा मतलब गर्मपंथी विचारधारा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी है। आप में से कोई बताएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? 1885। 1885। डेट चाहिए भैया? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। ठीक है, यदि मैं पूछूं वायसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। यदि मैं पूछूं कि भारत राज्य सचिव कौन है? लॉर्ड क्रॉस। याद रखना, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी तो आप मुझे बताओ उससे जुड़ेंगे कौन? शिक्षित लोग जुड़ेंगे कि अशिक्षित लोग जुड़ेंगे? शिक्षित। याद रखना, जो समाज में बड़ा अच्छा ओहदा रखते थे, जैसे शिक्षक, जैसे बैरिस्टर, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब समाज के उच्च वर्ग के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण में आए। और यही लोग नरमपंथी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले थे। तो कहने का मतलब है शुरुआत करते हैं हम नरम दल से। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ये नरम दल क्या है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज सेट करो। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब से हुई? 28 दिसंबर 1885। और बंगाल विभाजन कब होगा? 1905। 1905। मतलब इसके बीच में कौन से दल की हुकूमत चलेगी? उदारवादी दल। उदारवादियों की नीतियां जो हैं वो नीतियां काफी उदार हैं। उदार का मतलब क्या होता है जरा समझना। जैसे उदारवादी लोगों को कोई चीज पास कराना है या कोई बिल पास कराना है, जैसे मान लो पानी नहीं है या कोई दूसरी एक्टिविटी है, तो वो क्या करेंगे भैया जी, उदारवादी संगठन के लोग बैठक करेंगे, भाषण देंगे, सरकार को बार बार क्या करेंगे, आवेदन देंगे। मतलब कहने का है कि पूरी की पूरी वो व्यवस्था जो है, जैसा संविधान में लीगल तरीके से बातें की जाती हैं कि आपको यदि सरकार से अपनी बातें मनवानी है तो आप संवैधानिक तरीके से आए। आप बैठकें कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं सरकार के अगेंस्ट में, आप सरकार को आवेदन दे सकते हैं। मतलब पूरे के पूरे वैधानिक तरीके अपनाते थे। बताओ कौन अपनाता था? उदारवादी दल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उनके जो भी तरीके होते थे वो शांतिपूर्वक तो थे। मतलब किनको स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा? हिंसा को। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसा कब तक चलेगा? 1906 तक। मतलब लगभग लगभग कितना साल? 20 साल। ध्यान से सुनना, ये टोटल मीन्स के हिसाब से मैंने सेट किया था। इसलिए अब आता हूं मैं ट्री के क्वेश्चन पे। अब आता सबसे खतरनाक चीज कि जो ये हैं इनका मुद्दा क्या है। तो याद रखना, इनके बहुत सारी मांगे हैं, नरमपंथियों की बहुत सारी मांगे हैं। जैसे क्या मांगे हैं? जैसे नमक टैक्स पर मांग है, किसानों पर मांग है, ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती ना की जाए, देश के लोगों को संविधान में पार्ट दिया जाए, देश के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था में जगह दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों के दिलों में राष्ट्र नाम की भावना को जगाया जाए कि भाई हिंदुस्तान नाम की भी चीज है, ये हमारा ही देश है। ऐसा करने का प्रयास सबसे पहले नरम दल के लोगों ने, मतलब नरम दल के लोगों ने सबसे पहले भारत, राष्ट्रीयता, हमारा देश, हमारी माँ, इन शब्दों के जरिए लोगों के दिलों में क्या चीज डालने की कोशिश करी? राष्ट्रीयता। तो इसलिए ये क्वेश्चन परमानेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीयता का जनक किसे कहते हैं? आंसर है नरमपंथी लोगों को, या सबसे इंपॉर्टेंट उदारवादी लोगों को। उदारवादी लोग। याद रखना, ये मीन्स के हिसाब से बहुत सही लिखा है मैटर, लेकिन प्री में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो प्री में क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उदारवादी या नरम दल से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नरम दल से संबंधित नेता है? तो ये चीज आप याद रखना। तो सब जब भी हम शुरू करते हैं नरम दल, तो सबसे पहला व्यक्तित्व हमारे सामने आता है जिनका नाम है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया,
ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करके बताया था कि ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान से कपास, गन्ना जैसे कच्चे माल को ले जाती है, अपने देश में ले जाकर उसे पक्के माल में कन्वर्ट करती है और फिर भारी कीमतों पर हमारे देश में लाकर उनको बेचती है। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार खोखली होती जा रही है। इसको उन्होंने नाम दिया था धन निकासी का सिद्धांत, इसको उन्होंने नाम दिया था आर्थिक दोहन का सिद्धांत, इसी को उन्होंने नाम दिया था अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत। लेकिन आजकल ये तीनों क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, इंग्लिश वर्ड ज्यादा चल रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी सबसे पहले किसने प्रतिपादित की, तो जिसका नाम है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब दादा भाई नौरोजी। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स में इसी चीज को पढ़ाते हैं तो हमेशा याद रखना दादा भाई नौरोजी तो मेन लीडर है। दरअसल में ये पूरी की पूरी कवायद और पूरा डाटा दिनसा वाचा ने जुटाया था। तो यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया और ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी ना हो, तो दिनसा वाचा व्यक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी को मैंने देखा कि इसी थ्योरी को आजकल इस तरीके से भी पूछने लगे हैं, प्रोवर्टी ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है आर्थिक दोहन का सिद्धांत, या इसी को अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत भी कहते हैं। कि ब्रिटिश सरकार गरीब बनाती जा रही थी, दरअसल में किस थ्योरी के जरिए, या उस थ्योरी को उजागर करने वाले व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक समाचार पत्र का संपादन किया था जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताओ दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? 3 बार। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति भी यही है, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाव जीत के एंटर हुआ था। दरअसल में एक जगह है फिन्सबरी, तो फिन्सबरी में दरअसल में एक पार्टी है लिबरल पार्टी, तो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दादा भाई नौरोजी खड़े होते हैं, फिन्सबरी से चुनाव लड़ते हैं, 1892 में जीतते हैं और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जिसको पार्लियामेंट ही कहते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और हिंदुस्तानियों के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तीसरी वाली लाइन का संबंध दूसरे वाले सवाल से है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन सा है, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद को कई जगह पर ऐसा भी लिख दिया जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय भी दादा भाई नौरोजी है। तो ये पूरे क्वेश्चन में चला रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक ऐसा व्यक्ति, 1905 में बताओ कहां पर विभाजन हुआ था? बंगाल। और इसी घटना के बाद से उदारवादियों का सूरज जो है धीरे धीरे अस्त होना शुरू हुआ और उग्रवादियों का सूरज धीरे धीरे उदय होना शुरू हुआ, याद रखना। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन करा था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना बेखौफ ब्रिटिश हुकूमत के फैसलों की परवाह किए बिना बंगाल की सड़कों में आके बंगाल विभाजन का विरोध किया, और वो भी बंगाल में किया। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल व्यक्ति रहा होगा कि जहां बंगाल का विभाजन किया गया है उन्हीं सड़कों पर उसी सरकार को गलत ठहराना। इसीलिए दरअसल सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो, इनको भारतीय गोल्ड स्टोन कहते हैं। ये क्वेश्चन है। दूसरा, इसकी हिंदी है बिना ताज का बादशाह। बिना ताज का बादशाह का मतलब होता है कि जब ये सड़कों पर निकलते और बंगाल विभाजन का विरोध करते तो इनके पीछे मानो एक लाइन सी लग जाती, और ये लाइन बिल्कुल ऐसी जैसे कोई राजा महाराजा आगे चल रहा हो और पीछे उसका सपोर्ट करने के लिए उसके सैनिक चल रहे हो। तो भले ही इस व्यक्ति के सिर पर ताज ना हो, लेकिन पीछे की भीड़ ये जरूर बताती कि भैया ये किसी बादशाह से कम नहीं है। और वो भी क्यों ना, बंदा आईसीएस में चुना जाने वाला दूसरा भारतीय जो था, इसलिए दरअसल में क्राउड इनका क्या करती थी, सम्मान करती थी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया आईसीएस में चुना जाने वाला दूसरा भारतीय यदि ये है तो पहला कौन था, तो आप अच्छे से देख लो कि पहला था ये और दूसरा था ये। अब आप जरा जल्दी से बताओ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल से हैं कि गरम दल से हैं? गरम दल से। नरम दल से कि गरम दल से? गरम दल से। ठीक है। अब ये थोड़ी सी जो चीजें हैं ये मैंने जानबूझ के लिख दी हैं। दरअसल में इनको पोस्टिंग, मतलब इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी 1869 में, याद रखना। लेकिन
कुछ समय के बाद मतलब 1877 में इनको पहली पोस्टिंग मिली थी सिलहट में, जहां ये दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद जो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे। जितने जल्दी ये आईसीएस की परीक्षा पास किए, उतने जल्दी इनको आगे चल के बर्खास्त भी कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी हिंदुस्तानी लोगों की बातें ये सुनते और उनको किसी कार्य में संलिप्त पाते, तो दंड जो है वो ब्रिटिश सरकार के कठोर नियम को ना देकर सिंपल देते। तो यही चीज का जब बार बार क्लियर किया कि ब्रिटिश सरकार ने कि आप जबरदस्त क्या कीजिए, दंड दीजिए और इस तरह की चीजें, तो इन्होंने फिर क्या कर दिया, खुद ही रिजाइन दे दिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त किया जाने वाला पहला भारतीय भी कौन सा है? याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन ये पूछे गए हैं आपके घटना चक्र में, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं, हालांकि वर्तमान में ये क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर एक चीज, एक बार जरा फिर से बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई। मुंबई में। अध्यक्ष कौन बना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वो अधिवेशन कितने दिन तक चला था? 3 दिन। 3 दिन। याद रखना, शुरुआत में 3 दिन तक ही ये चीज रखी गई थी। और ये वही व्यक्ति है डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसका व्यक्तिगत पेशा क्या है भैया? वकील। ये क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे पूछा जाता है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? अरे भारत का पहला राष्ट्रपति नहीं मालूम है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। गजब कर दिए तुम लोग। कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? बिहार से। बिहार। और पेशे से क्या है? टीचर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, पता नहीं क्या सवाल लगाते तुम लोग यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हैं। बताओ इनका पोस्ट क्या है, पेशा क्या है इनका? वकील। वकालत। वकील। याद रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप जरा इस लाइन को पढ़ना, दूसरे लाइन को, और फिर मुझे बताओ डब्ल्यू.सी. बनर्जी का व्यक्तित्व कैसा है? बताओ, अंग्रेजों के समर्थक है कि कट्टर विरोधी है? हाँ ये इंटरव्यू में पूछा था एक से, इसलिए मैंने कहा चलो लिख दो। और अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का नाम देखो जिसको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कहाँ है दादा भाई नौरोजी? लंदन में। और उन्हीं के साथ लंदन में। मिलकर ये एक सोसाइटी बनाते हैं, इंडियन सोसाइटी। याद रहेगा। तो इंडियन सोसाइटी के बाद में ये व्योमेश चंद्र बनर्जी महासचिव बनाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने करी? दादा भाई नौरोजी। और उसके महासचिव हैं ये। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी अगर 3 नंबर में लिखने को आया डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो फिर इस तरह की कोट ही आपको लिखने पड़ते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ये सीट बिल्कुल ऐसी डिजाइन करी है कि मेंस भी अगर आएगा तो आप लिख दोगे, प्री भी आएगा तो आप लिख दोगे। पावरफुलनेस का अंदाजा इस सेंटेंस से लगा सकते हो कि एक बार क्या हुआ कि किसानों के पे बात चल रही थी सरकारी सदन में, मतलब ब्रिटिश संसद में बात चल रही थी हिंदुस्तान में। तो किसी सरकारी बिल का इन्होंने किसानों के सपोर्ट में और ब्रिटिश सरकार के विरोध में जब इन्होंने अपोज किया, तो दरअसल में फिर बहुत सारे लोग इनकी बात से जब असहमत हो गए, तो ये खुद जो हैं ये काउंसिल से वॉकआउट कर गए थे। वॉकआउट कर गए मतलब उस मीटिंग को छोड़कर चले गए थे। तो सबसे पहला कोई इंडियन व्यक्ति जो सरकारी बिल का विरोध करता है ब्रिटिश सरकार के और लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट करता है, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। उस समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति इस तरह का है। अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका था, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल में नेतृत्व किया था, किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था? जरा जल्दी से मेरे को बताओ कि अगर बंगाल में विभाजन हुआ है तो बताओ वहीं किसने नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन का? अपन ने भी पढ़ा था इसके पहले। देखो ये वाली लाइन क्या लिखी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखना ये। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि वो व्यक्ति कौन है जिसने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया 1905 के बनारस अधिवेशन से, याद रखना वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ है,
उसकी दरअसल उन्होंने क्या की है, अध्यक्षता की थी। और इसमें उन्होंने बंगाल विभाजन को अवैध ठहराया था। और इसी दौरान 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस मंच पे इन्हीं को लीडर चुना गया और उस मंच पे चढ़कर इन्होंने ये सेंटेंस बोला था कि जिस तरह मुगल काल में औरंगजेब अपने मन मुताबिक कार्य करता था, ना चीजों की सच्चाई में आगे देखता ना पीछे देखता कि उससे क्या होगा राइट और क्या होगा रॉन्ग, उसी तरह से लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल का विभाजन कर दिया है। उसने न तो सच देखा और न झूठ देखा। तो इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के कार्य की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है और व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक बात हमेशा याद रखना कि दरअसल गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दिल में सच में हिंदुस्तान बसता है। तो इंडियन कल्चर आगे बढ़े, इंडियन संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए दरअसल में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, परंतु आजकल इसका नाम हिंदी में पूछा जाता है भारत सेवक समाज। तो इंडियन कल्चर आगे बढ़े इसके लिए दरअसल 1905 में ये समाज या ये सोसाइटी की स्थापना करी गई। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि गरम दल और नरम दल जो हैं कांग्रेस के दो दलों में 1907 में आपने सुना होगा कि क्या हो गया था भैया जी, विभाजन हो गया था। मतलब कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गरम दल में बट गई थी, नरम दल में बट गई थी। तो दरअसल में वहां पर दो लोग आपस में टकरा गए थे, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था, अब जो बात बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, जरा समझना। गोपाल कृष्ण गोखले का कहना था ब्रिटिश सरकार सचमुच में हिंदुस्तानियों की हिमायती है, लेकिन सबसे पहले यदि जनता को अपने अधिकार चाहिए ब्रिटिश सरकार से तो सबसे पहले जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। तो जनता जब शिक्षित होगी तब दरअसल में अपना हक ले पाएगी सरकार से, मतलब आजादी हासिल कर पाएगी। कहने का मतलब है गोपाल कृष्ण गोखले वकालत कर रहे हैं कि ब्रिटिश नीति जो है हिंदुस्तान में सही है, ब्रिटिश पॉलिसी सही है, इसीलिए दरअसल में ये बात उन्होंने रखी है। ध्यान रखना ये चीज। हालांकि 1905 में बंगाल विभाजन मतलब लॉर्ड कर्जन का विरोध किया था, ब्रिटिश नीति का विरोध नहीं किया था। अच्छा, तिलक 1907 में ये दलील पेश करते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जिस हिसाब से अपना काम कर रही है वो मनमाना ढंग है और जनता पर जबरदस्ती का ये क्या है, चीजें थोपना है। और कितना भी कोशिश कर लें ये नरम दल के लोग, चाहे बैठक करके, चाहे भाषण देकर, चाहे आंदोलन करके, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ क्रांतिकारी सूत्रपात करना होगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है ये दोनों एंटी हो जाते हैं। एक कहता है कि क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ो, क्या हो रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का ऐसा कहना था कि शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ा जाए। वही बीजी तिलक का ऐसा कहना था कि एग्रेसिवनेस के जरिए आगे बढ़ा जाए। याद रखना। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनके राजनीतिक गुरु हैं जिनका नाम है एमजी रानाडे। और ये एमजी रानाडे जो हैं इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आइडियल बनाया था हिंदुस्तान के व्यक्ति ने जिसका नाम आप जानते हो बापू, और पाकिस्तान के भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दोनों के दोनों दरअसल में अपना आदर्श मानते हैं या गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। हालांकि ये बापू के गुरु का नाम सबको पता है, लेकिन यदि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु अगर पूछ लिए जाए तो बहुत से कम लोगों को इस सवाल का जवाब बनेगा, तो इसलिए इसको याद रखना। अब जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में हैं और उनकी प्रैक्टिस वहां सही तरीके से नहीं चल रही है, तब गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने पहुंचते हैं और मात्र एक पार्क है जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क, उसमें मात्र ये लाइन समझाते हैं कि अगर असल मायने में गांधी तुमको हीरो बनना है और वो भी हिंदुस्तान का, तो तुमको कुछ नहीं है, तुमको सबसे पहले हिंदुस्तान जाना है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की राजनीति को समझना है, और उसके बाद जो है तुम क्या हो जाओगे,
पावरफुल अप्रोच में आ जाओगे। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब है कि इसी के बाद दरअसल में फिर गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं और पहले मजदूरों को साथ लेते हैं, किसानों को साथ लेते हैं, हिंदुस्तान भ्रमण करते हैं और फिर उसके बाद में वो बड़े बन पाते हैं। तो ये जो सीख मिली थी हिंदुस्तान के पलायन की, ये गोपाल कृष्ण गोखले की ही दी गई थी। तो ये चीज आप जरा याद रखना, ये लिखने में बहुत काम आएगी। अब मुद्दे की बात करते हैं। 1907 का जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसको आप जानते हो, जिसमें कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, नरम दल में बट गई थी और गरम दल में बट गई थी। तो सबसे पहला जो कॉन्ट्रा इंटरडिक्ट था, मतलब सबसे पहला जो मतभेद था, वो बीजी तिलक और अपन ने पढ़ा कि गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। गरम दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल के लोग चाहते थे कि रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बने। तो कहने का मतलब है, पहला जो है दो लोगों में बातचीतें हो जाना, फिर उसके बाद अध्यक्ष पद को लेकर भी बातचीतें होना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वजह बनती है 1907 के बंगाल विभाजन की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी में बम फेंकने वाला जो व्यक्ति है रास बिहारी बोस, वो पकड़ा जाता नहीं है। दरअसल में समय से पहले वो कहाँ पलायन कर जाता है, जापान। और जापान में कुछ समय के बाद वो आजाद हिंद फौज को बनाने में मदद करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जो लॉर्ड हार्डिंग केस में बच जाता है, जापान चला जाता है और फिर आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चीज आप जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी आपने अभी तक लीडर पढ़े, ये सब नरम दल के लोग पढ़ रहे हो, तो इसलिए ध्यान से समझते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरम दल का अगला व्यक्ति है 1916 में जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बीएचयू की स्थापना किसने करी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने करी थी। और इन्होंने हिंदू महासभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस संगठन को बनाया था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा संगठन को किसने बनाया था, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। एक फिरोज शाह मेहता है, दरअसल में 1914 में ये डेथ हो जाती है इनकी, फिरोज शाह मेहता की, जो कांग्रेस के उस समय बड़े नेता हैं। तो दरअसल एक निर्वात या वैक्यूम की स्थिति होने लगती है हिंदुस्तान की राजनीति में। तब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को कहते हैं कि भैया एक काम करो, अभी हिंदुस्तान में क्या है, राजनीति में कोई अच्छा जानकार नहीं है, यदि तुम अभी चले जाओगे तो निश्चित रूप में क्या हो सकती है, तुम्हारी एक राजनीतिक के रूप में अच्छी पहचान हो सकती है, जबकि कुछ खास साउथ अफ्रीका में तुमसे हो नहीं पा रहा। तो याद रखना, ये सभी की सभी जो है ये रिलेशन यहीं से, मतलब जितने भी व्यक्तियों का नाम आपने सुना अभी, ये सब नरम दल के लोग हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष अपनी बातें रखते हैं, ब्रिटिश सरकार के भक्त हैं, हिमायती हैं। अब आते हैं अपन वो दल जिसने उदारवादियों की राजनीति को अंग्रेजी में भिक्षावृत्ति या भीख मांगने को स्वीकार किया, कि दरअसल में उदारवादियों की जो राजनीति है वो केवल और केवल अंग्रेजों के सामने भीख मांगने वाली राजनीति है। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दरअसल में ऐसे कौन से वो कारण हैं जिस वजह से गर्मपंथी विचारधारा आई, तो सबसे पहला कारण निकल के आता है, ये सब आएंगे आपको कभी नहीं, केवल मैं बता रहा हूँ, इनको सुन के आप अलग कर देना। दरअसल में 1896 से 1900 में भारत में पड़ता है भयंकर अकाल। इस दौरान बहुत सारे जो नेता हैं उदारवादी, उनको लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश सरकार से हमारा लगान माफ करा दो, ब्रिटिश सरकार से हमारा ये चीज माफ करा दो। तो निश्चित रूप में कोई भी ऐसा काम ब्रिटिश सरकार तक पहुंचेगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी। मतलब शिक्षा और बेरोजगारी के स्तरों में लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी, अशिक्षा फैलती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, दूसरा लॉर्ड कर्जन की नीति, ये बंगाल विभाजन उसने कर दिया, तो जिस वजह से दरअसल में क्या हुआ कि एकदम से नरमपंथी विचारधारा सप्रेस हो गई और गर्मपंथी विचारधारा आ गई। परंतु गर्मपंथी विचारधारा के आने के पीछे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है। एक नॉर्मल सा देश है इथोपिया, अफ्रीका के अंतर्गत आता है ये, और दरअसल में ये अल्प विकसित देश है, लेकिन अल्प विकसित देश इथोपिया ने इटली को हरा दिया। वहीं एशिया का एक देश है जापान, जिसने उस समय की एक बड़ी महाशक्ति रशिया को हरा दिया। तो फिर
हिंदुस्तान मतलब इंडिया क्यों नहीं हरा सकता ब्रिटेन को। मतलब यहाँ से शुरुआत होती है गर्मपंथी विचारधारा की, कि जब इथोपिया और जापान, इटली और रशिया जैसों को हरा सकते हैं तो निश्चित रूप में हिंदुस्तान ब्रिटेन को हरा सकता है। तो यहाँ से किसकी परिकल्पना जन्म लेती है, गर्मपंथी विचारधारा आ जाती है। अब गर्मपंथी विचारधारा का दौर कब से कब तक रहेगा, तो याद रखना 1905 से 1919 तक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी जैसे ये क्वेश्चन एक जो बीच में मैंने डाल दिया है, ये दरअसल में यहाँ नहीं होना चाहिए था। उदारवादी यदि किसी भी तरह की किसी भी चीज की मांग मनमानी होती ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, तो एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे जिसका नाम है लीडर। तो लीडर नामक समाचार पत्र में उदारवादियों की नीतियों पर लिखा होता था लेख, कि हमको यहाँ पर स्कूल चाहिए, यहाँ पर सफाई चाहिए। याद रखना ये जो पॉइंट है ये उदारवादियों का पॉइंट है, ये गलती से इधर ये मेंशन हो गया है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि जो गर्मपंथी विचारधारा के लोग हैं ये चाहते क्या हैं, तो गर्मपंथी विचारधारा के लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जबकि नरमपंथी विचारधारा के लोग टीचर हैं, वकील हैं, मतलब उच्च वर्गीय परिवार से आते हैं। ये याद रखना, ये मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जन सामान्य की शक्ति और न्याय पे भरोसा है, और नरमपंथी विचारधारा के लोगों को ब्रिटिश सरकार पे ही सबसे ज्यादा भरोसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके जस्ट बाद आता है कि यदि नरमपंथी लोग सरकार के सामने कोई भी मांग रखते तो क्या करते, बैठक करते, हड़ताल करते, आंदोलन करते, मतलब शांतिपूर्ण रवैया। इनका जो तरीका था वो टोटल अलग था। इनका ये तरीका था, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करो, बहिष्कार करो, इस तरह से चीजें ये बढ़ाना चाहते थे। तो कहने का मतलब है गर्मपंथियों की जो मांगे हैं या काम करने के ये तरीके हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा मीन्स की चीज है, हालांकि इसको भी आप रहने दो। अब आते मुद्दे की चीज जो आपसे पूछी जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उग्रवाद या गर्म दल के उदय होने का कारण क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, इस वजह से उग्रवादी विचारधारा हिंदुस्तान में क्या लेती है, जन्म। और 3 लोग निकल कर आते हैं। पहला निकल के आते हैं महाराष्ट्र से, दूसरा निकल के आते हैं पंजाब से, और तीसरा बंगाल से। इन्हीं को हम लाल बाल पाल भी कहते हैं। सबसे पहला व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति है, सबसे पहले निकल कर आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनसे सबसे ज्यादा गर्म दल के लोगों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए गर्म दल में बाल गंगाधर तिलक को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आता सबसे इंपॉर्टेंट, बंदा जो है वो पेशे से एक पत्रकार है, और वो एक पत्र का संपादन करता है जिसका नाम है केसरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, केसरी जो है वो साप्ताहिक पत्र है, मराठा लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो निश्चित रूप में ये जहाँ के हैं महाराष्ट्र के, वहीं पे केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। सप्ताह में एक दिन निकलता है ये मराठी लैंग्वेज में, तो मराठी लोगों के बीच में ये काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी विचारधारा को उभारने का श्रेय यदि तिलक को जाता है तो उनके किस पत्र को जाता है। तो आप इसमें केसरी को टाइप करेंगे। एक और समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था, या एक और समाचार पत्र इन्होंने लिखा है मराठा, लेकिन याद रखना मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, जिस वजह से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश समझने वाले लोगों की नंबर उस समय कम था। लेकिन मराठा में चूंकि महाराष्ट्रियन लैंग्वेज जो है वो समझने वाला नंबर ज्यादा होगा, इसलिए महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां उभर कर सामने आई। पर जब महाराष्ट्र में केसरी समाचार पत्र के कारण उग्रवादी घटनाएं बढ़ने लगी, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको, मतलब बाल गंगाधर तिलक के लिए एक वर्ड यूज किया कि ये पागल पत्रकार हैं, और हिंदुस्तान में ये अपने केसरी समाचार पत्र के द्वारा जो मराठी लैंग्वेज में है, ये जगह जगह पर हिंदुस्तान में अशांति को जन्म दे रहा है। मतलब ये एक क्रांतिकारी नहीं है, एक बदनाम क्रांतिकारी है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं।
और इनको फादर ऑफ इंडियन अरेस्ट भी बोला जाता है, भारतीय शांति का जनक भी बोला जाता है। तो ये वैलेंटाइन सिरोल जो है ये लंदन टाइम्स का संवाददाता था जो हिंदुस्तान में आता है, और उस समय केसरी के लेखों को देखकर महाराष्ट्र में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां भड़क रही थी उनका केवल और केवल कसूरवार किसको मानता है, केवल और केवल कसूरवार मानता है लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल को। तो ये चीज आप जरूर याद रखना। अच्छा, बाद में क्या करेंगे, जो ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, ये बाल गंगाधर तिलक अपने ऊपर लगे इन आरोपों का कि मुझे आपने पागल पत्रकार कैसे कहा, मैं भारतीय शांति का जनक कैसे हूँ, आपने मुझे बदनाम क्रांतिकारी कैसे कहा, तो इस पर मुकदमा लड़ने के लिए वो खुद लंदन जाते हैं इस व्यक्ति के अगेंस्ट में। तो ये भी चीज आपसे पूछी जाती है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो वैलेंटाइन सिरोल के अगेंस्ट में मुकदमा लड़ने के लिए लंदन जाता है, तो वो कोई नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन। फाइनल में मराठा और केसरी समाचार पत्रों में उग्रवाद से संबंधित ऐसी भाषा उन्होंने प्रयोग की कि लोग विद्रोही हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार के। जैसे ही ये देख लेती है कौन, ब्रिटिश सरकार, तो 1908 में ही केसरी के लेखों पर प्रतिबंध लगाकर जनता को बरगलाने के आरोप में राजद्रोह दे दिया जाता है और 6 वर्षों की कड़ी सजा सुनाई जाती है। तो बंदा 1908 से जेल जाएगा, 6 साल जेल में रहेगा। जिस जेल में रहेगा वो आपका प्री का क्वेश्चन है, मांडले जेल बर्मा। अच्छा, वहां पर भी बंदा शांत नहीं बैठेगा, वहां पर 2 किताबें लिखेगा, जिसमें पहली है गीता रहस्य एंड द सेकंड वन इज द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये आप सिंधु घाटी सभ्यता ये शुरुआत जब पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते होंगे आर्य जब भारत आए थे, तो दरअसल में आर्यों के भारत आने का जिक्र इसी किताब में है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को ये बहुत अच्छे से पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लोगों के समूह को साथ लेना बहुत जरूरी है, और लोगों के समूह को जुटाना सबसे बड़ी भीड़ है। मतलब साथ तो बाद में लोगे जब समूह बनाओगे, तो समूह बनाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में ये 2 उत्सव करवाने शुरू किए कि धार्मिक तौर पर लोग जुटे, फिर बीच बीच में अपन देश से संबंधित चीजों को और जानकारियों को इस अवसर पर बता सकें और ब्रिटिश सरकार का काला चिट्ठा उनके सामने खोला जाए। तो देश में राष्ट्र सेवा की भावना जगे, इसलिए गणपति उत्सव की शुरुआत की गई सन 1893 में, और 2 साल बाद शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई 1895 में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने करी। बंदा 1914 में जेल से बाहर आ जाएगा और उसके बाद भी उसका रुख बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे 1908 पे था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब वो शामिल होगा, जब नरम दल और गरम दल एक हो जाएंगे, तो उसका स्टेटमेंट निकल कर आएगा मंच से, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो स्टेट फॉरवर्ड लाइन जो बोली जाती है हमेशा, ये वास्तविकता में किस अधिवेशन की टैग लाइन है? तो याद रखना 1916 लखनऊ अधिवेशन की। अब इसके बाद बीजी तिलक ने जो जो कोट किए हैं एक बार जरा आप पढ़ लो, जिसमें कभी अगर आए तो आपसे ये चीज बन जाए। जैसे यदि इस दुनिया में कोई भगवान अस्पृश्यता को सहन कर ले, मतलब छुआछूत को यदि कोई भगवान माने, तो फिर मैं उसको भगवान ही नहीं मानूंगा, ये कोट है। फिर यदि हम 1 साल में मेंढकों की भांति टर टर टर्राएं तो उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल वार्षिक अधिवेशन को लेकर वो शब्द प्रेषित करते हैं। शुरुआत में ये कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहते थे और कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि ये प्रार्थना, याचना और राजनीति करती है, बस यही है। तो कहने का मतलब है, जो दूसरी लाइन है ये उदारवादी लोगों पर उन्होंने क्या करी थी, टिप्पणी कसी थी और कुछ भी नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देश में सांस्कृतिक एकता के साथ साथ में लोगों को आजादी का अस्तित्व पता चले, इसलिए 28 अप्रैल 1916 में वो पूना में ही होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ध्यान से सुनना, एनी बेसेंट भी करेंगी, लेकिन होम रूल लीग की स्थापना पूना में जिसने करी है 28 अप्रैल 1916 को, वो व्यक्ति बीजी तिलक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 में होगा और वो उसी में भाग लेंगे। अब सवाल पैदा होता है, ये उनका अंतिम अधिवेशन है, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो जाती है।
दरअसल उनकी डेथ का एक वाकया है कि जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए डेट रखी थी 1 अगस्त 1920। तो जिस दिन महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, उसी दिन बीजी तिलक का निधन हो जाता है। तो महात्मा गांधी जो है वो अपना सारा काम छोड़कर पहले बीजी तिलक को के पास पहुंचते हैं। और देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थी किसने उठाई थी, तो अर्थी में 4 होते हैं कंधे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लेवल है यूपीएससी का। तो इतने लोगों ने, और इसी अवसर पर बीजी तिलक ने कहा था, माफी चाहता हूँ, बीजी तिलक तो निकल लिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि माय स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवर्क इज गॉन, मतलब मेरा एक सबसे मजबूत जो कंधा है वो चला गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे चल के गांधी जी थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि चिता की जो भस्म है उसको उठाते हुए और प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि तिलक का जो स्वराज्य मंत्र 1916 लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था, मैं अब उसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं उसको पूरा करूंगा। तो ये भी क्वेश्चन है कि तिलक के स्वराज्य मंत्र को मैं पूरा करूंगा, ये किसका कथन है? तो गांधी जी का कथन है। और ये किसकी मृत्यु पर कहा था? तिलक की मृत्यु पर कहा था। तो ये चीज जरा याद रखना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने शुरू में बताई थी, इन्होंने किताब लिखी थी द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदांत। तो द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदांत जो इंस्पायर थे वो इनसे इंस्पायर थे कहीं ना कहीं, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर के साथ संस्कृत के विद्वान के रूप में मेरी दिलचस्पी है और यही ये मैक्स मूलर के संपर्क में कुछ समय रहे थे, जिस वजह से इनमें ये कॉन्फिडेंशियल भावना आई कि हिंदुस्तान में आर्य जो आए हैं दरअसल में ये कहाँ से आए हैं, और मैक्स मूलर के साथ उनकी बातचीतें भी हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब आता है लाला लाजपत राय। निश्चित रूप में लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से है, इसलिए इनकी एक उपाधि है जिसको शेरे पंजाब भी कहते हैं, इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? दूसरा क्वेश्चन, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो दोनों सवालों का जवाब है आपके लाला लाजपत राय। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हालांकि आप लोगों में से ये चीज बन भी जाएगी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, मतलब ये तिकड़ी कहलाती थी, इसमें केवल एक ही व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत पाया है, और वो भी केवल और केवल लाला लाजपत राय हैं, जो कोलकाता में विशेष अधिवेशन पर अध्यक्ष बने थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाल बाल पाल की तिकड़ी में केवल कौन कांग्रेस पद के अध्यक्ष का चुनाव जीत पाया था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की डेथ जो है, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं, तब पुलिस द्वारा लाठियों से पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी जाती है। और जब ये अस्पताल में रहते हैं, तो अस्पताल में जब इनसे पत्रकार पूछते हैं कि आप पर जो लाठियां पड़ी हैं, इन लाठियों का जवाब आप देंगे क्या, तब ये इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो ब्रिटिश सरकार ने मारी है, ये लाठी नहीं मारी, दरअसल में ये कीले हैं जो ब्रिटिश सरकार ने अपने ताबूत पे स्वयं ठोक ली हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए ये काफी फेमस हो जाते हैं और कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाला लाजपत राय की डेथ का कारण क्या है? तो जब साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, ये जगह का नाम पूछा जाता है, याद रखना, लाहौर में, जो पंजाब दरअसल में 2 पार्ट में, हिंदुस्तान वाला पंजाब और लाहौर पाकिस्तान। तो जो पंजाब लाहौर में है, मतलब पाक अधिकृत पंजाब, वहां दरअसल में विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का, तो लाठियों से पीट कर इनकी हत्या हो जाती है या कर दी जाती है। लास्ट एक जो गरम दल का नेता है जिसका नाम है विपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी तिकड़ी का सदस्य है। और आप फिर देखो, न्यू इंडिया अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया है, तो आप यहाँ बोलोगे ये न्यू इंडिया है और ये यंग इंडिया है, इनमें भारी कंफ्यूजन होती है। और याद रखना, यंग इंडिया जो है ये पंजाबी अखबार था, जबकि न्यू इंडिया जो था वो अंग्रेजी अखबार था या अंग्रेजी पत्र था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यू इंडिया पत्र किसने लिखा, यंग इंडिया पत्र किसने लिखा, तो थोड़ी तैयार होना। लेकिन जब भी क्वेश्चन आया है तो ये अनहैप्पी इंडिया जरूर आया है, ये वाला क्वेश्चन लाला लाजपत राय से। अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान से सुनना, ये बिना ताज का बादशाह अरविंद घोष। अच्छा बताओ, बिना ताज का बादशाह कौन है? याद रखना, अब जो मैं बता रहा हूँ, अरविंद घोष
ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ये वरिंद्र घोष के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं? तो जो अरविंद नोट किया। घोष हैं, अरविंद घोष के बारे में क्वेश्चन आता है कि कैनेडी हत्याकांड का दोषी किसको पाया गया? अरविंद घोष। इनको सजा दी गई 1910 में। कहां पर दी गई सजा? काला पानी। फिर कुछ समय बाद इनको कहां भेज दिया गया? पौंडीचेरी। फिर पौंडीचेरी में ये जाकर क्या बन जाते हैं? योगी। मतलब क्या बन जाते हैं? दार्शनिक। ये हैं आपके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो कि पौंडीचेरी चला गया और वहां जाकर योगी और दार्शनिक बन जाता है? तो वो कोई और नहीं बल्कि कौन है? अरविंद घोष। अब अरविंद घोष कौन है जरा आप समझ लो। पहली चीज, अरविंद घोष एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक लेख लिखा है जिसका नाम है न्यू लैंप फॉर द ओल्ड। ये लेख है, ये लेख का टाइटल है। इस लेख में उन्होंने उदारवादियों की नीतियों की जमकर आलोचना की है कि उदारवादी केवल और केवल भीख मांगने वाले तरीके अख्तियार करते हैं, ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, ब्रिटिश सरकार को केवल पत्रक पे पत्रक भेंट किए जाते हैं, ब्रिटिश सरकार यदि काम न करे तो कुछ भी ऐसा तरीका अख्तियार नहीं करते जिससे ब्रिटिश सरकार को बुरा लगे। मतलब उदारवादियों की जो भी नीतियां थी उन पर जमकर कटाक्ष किया है अरविंद घोष ने इस लेख में, इसलिए पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अंग्रेजी का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है सावित्री, वो इसी व्यक्ति ने लिखा था जो कि कैनेडी बम हत्याकांड का दोषी है, लेकिन बाद में फिर ये कहाँ चला जाएगा? पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी जाकर ये योगी और दार्शनिक बन जाता है। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। अब ये तीन जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये किसके हैं। जैसे राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से ऊपर है, मतलब धर्म, ये राष्ट्र जो है वो इससे भी ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है, इस तरह के स्टेटमेंट बोल रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, मतलब हर व्यक्ति को स्वच्छंद बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक वो व्यक्ति बोल सकता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट में इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है और वो केवल हिंदुत्व ही पूर्ण कर सकता है। या हिंदुत्व का मतलब हिंदू नहीं, हिंदुत्व का मतलब है अपनाने वाली विचारधारा। यदि आप हिंदुस्तान को अपनी माँ मानते हो, अपनी सरजमी मानते हो, इसका मतलब वो हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व हिंदू से रिलेट नहीं है, सबको एक्सेप्टेंस करने की भावना से संबंधित है। तो ये तीनों कोड भी पूछे जाते कि किसका कथन। अब एक सबसे खतरनाक चीज जो मुझे बतानी थी, मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था जिसने फिन्सबरी से चुनाव जीता था, दादा भाई नौरोजी। और मैं आपको बोला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाला ये सबसे पहला व्यक्ति भी था, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं की सेक्रेटरी हैं मैडम भीकाजी रुस्तमा जी कामा। आजकल इनको मैडम भीकाजी रुस्तमा जी कामा ना बोल के इनको आजकल ये बोलते हैं KR कामा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन गरम दल के नेता पढ़ रहे हैं, और गरम दल के नेताओं में ये गरम दल के नेताओं में भी आती हैं और क्रांतिकारियों के अंतर्गत भी आती हैं। अब ये हैं कौन? तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैडम भीकाजी रुस्तमा जी कामा, इनका नाम मैडम कामा भी है, ये दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, और साथ में लंदन में मैंने बताया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने शुरू की थी जो एक संगठन, उनकी भी दरअसल में ये सहयोगी थी। मतलब श्यामजी कृष्ण वर्मा की लंदन में सहयोगी हैं और दादा भाई नौरोजी जो पारसी हैं उनकी सेक्रेटरी हैं। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? तो आंसर है मैडम भीकाजी रुस्तमा कामा। अब क्यों कहते हैं, इस सवाल का जवाब आपको ये मिल रहा है। दरअसल में 1902 में ही इन्होंने क्या छोड़ दिया? हिंदुस्तान, और यूरोप के बहुत सारे देशों में और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका में ब्रिटिश सरकार किस तरह से पक्षपात कर रही है हिंदुस्तानी लोगों से, ये वहां जाकर उनको बताती। तो इस तरह से वहां पर कुछ लोग जो इंडियंस रह रहे हैं यूरोप के विभिन्न देशों में और अमेरिका में जो इंडियंस रह रहे हैं, उनके मन में दरअसल में क्या चलने लगेगा? हिंदुस्तानी प्रेम पनपाने के लिए ये 1902 में अपना जो गृह निवास है महाराष्ट्र, पारसी परिवार से ये लेडी भी संबंधित है, ये अपना घर छोड़ देती है। और फिर फाइनल में
अपनी क्रांति को प्रचारित और प्रसारित करते हुए ये 1907 में पहुंचती है स्टुटगार्ट जर्मनी। स्टुटगार्ट जर्मनी में कांग्रेस ने एक सम्मेलन रखा था जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोग आए हुए थे। तो इसी सम्मेलन में वो क्या करती हैं, पहली बार तिरंगा फहराती हैं। तो आपने शायद ये क्वेश्चन हमेशा सुना होगा कि पहली बार तिरंगा किसने फहराया था। तो याद रखना 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहली बार तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी रुस्तमाजी कामा ने। और ये करना क्या चाहती थी, ये दुनिया के दूसरे देशों में जो हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं उनको ब्रिटिश शासन की नीतियों से वाकिफ कराना चाहती थी। और इसके लिए ये लगातार प्रचार प्रसार करती रही। बाद में इन्होंने बहुत आसान तरीका ढूंढ दिया, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र, जिसके कारण से दिनों दिन भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति को ये ज्यादातर देशों के लोगों के, इंडियन लोगों के दिमाग में पहुंचाती गई। इसलिए इनको कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है हमारा ये क्या हो जाता है,